सर्दी में देवरानी की पहली रसोई। मालकिन, भगवान के लिए मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कैसे छोड़ दूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी सेट का गिलास तोड़ने की? जानती भी है ये सेट कितने का था? पूरे 10 लाख रुपए का। स्पेशली मैंने इसे जापान से मंगाया था और तूने इसे तोड़ दिया। अब इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप। मालकिन, मैंने जानबूझकर गिलास नहीं तोड़ा, गलती से टूट गया। तेरी तो आने वाली 7 पुश्ते भी इसके पैसे नहीं चुका पाएंगी। निकल जा यहाँ से, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये गरीब किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं होते। इन गरीबों को तो जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मोनिका और मोनिका की सास लक्ष्मी एक अमीर परिवार से होते हैं। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसी के साथ इनके पास घमंड की भी कोई कमी नहीं होती है। वहीं दूर खड़ा अभय अपनी माँ और भाभी की इन हरकतों को देखकर वहाँ से चला जाता है। आज जो तुम्हारे घर में हुआ उसे सुनकर तो मुझे काफी डर लग रहा है। इसलिए माया, आज ही हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हमें ना ही तो माँ और भाभी अलग कर पाएंगे और ना ही उनकी अमीरी। माया के गरीब परिवार से होने की वजह से अभय जानता था कि उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेगी। इसलिए माया और अभय मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब अभय माया को अपने घर लेकर आता है। अभय, ये तूने क्या किया? इस गरीब फटीचर से शादी करके इस परिवार की बहू बना दिया। इसके औकात तो हमारे जूते साफ करने की भी नहीं है। हाँ देवर जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कम से कम एक बार हमारे खानदान की इज्जत का तो सोच लिया होता। भाभी, आप तो चुप ही रहिए। मैं जानता हूँ हमारे खानदान की कितनी इज्जत है और कितनी नहीं। आप लोग भले ही पैसों से अमीर हैं, लेकिन दिल से बहुत गरीब हैं। अगर आपको मेरी और माया की शादी मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। मैं और माया यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ पर आप लोगों का साया भी हम पर न पड़े। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है? अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर। मोनिका बहू, जाकर अंदर से पूजा की थाली ले आ। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है, बस तू अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जा। लक्ष्मी इतना कहकर अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती है, जिसके बाद तुम भी फालतू में माँ जी और भाभी के बारे में इतना कह रहे थे। उन्होंने तो हमें कितनी आसानी से अपना लिया। माया, तो मेरी माँ और भाभी को नहीं जानती हो। वो दोनों इतनी आसानी से हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो तुम्हें परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। अबे अपनी माँ और भाभी की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए वो माया को पहले से ही इन चीजों के लिए वार्न कर देता है। माँ जी, आज इस नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई है, क्यों ना हम अपने प्लान की स्टार्टिंग इसी पहली रसोई से ही करें। हाँ बहू, लो आ गई हमारी नई नवेली दुल्हन। माँ जी, भाभी, आज मेरी पहली रसोई है। आप लोग क्या क्या खाएंगे मुझे बता दीजिए। एक काम करो, तुम मटर पनीर, शाही पनीर, मटर पुलाव, पराठे, दही रायता, सलाद, मिक्स वेज, मखनी दाल बना दो। और हाँ बहू, हमारे घर की ये परंपरा है कि नई नवेली बहू हमेशा अपनी पहली रसोई का खाना चूल्हे पर ही बनाती है। आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा है, तो तू उस पर जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना ले। माया ठंड में कपकपाते हुए आंगन में जाती है और पूरे आंगन में ओस ही ओस होती है। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए पेड़ से लकड़ियों की टहनियों को तोड़ती है, जिसके बाद माया के हाथ पर चोट भी लग जाती है। लेकिन माया हार नहीं मानती और अपने पति की बातों को याद करते हुए चूल्हे पर लकड़ी जलाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी माया लकड़ी नहीं जला पाती। अरे ये लकड़ियां तो जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब मैं क्या करूं? जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, मैं पेट्रोल लेकर आया हूँ। इससे तुम चूल्हे में आग जला लो और जल्दी जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना बना लो। माया जल्दी से लकड़ियां जलाती है और खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक तो उसने चूल्हा भी नहीं जलाया होगा। चल बहू, चलकर नीचे देखते हैं, आज तो उसे जमकर चमकाएंगे। लक्ष्मी और मोनिका जैसे ही नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि माया ने सारा खाना पहले ही बना दिया है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाती हैं और दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है। लेकिन मोनिका और लक्ष्मी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाली थी। वो दोनों माया को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आंगन में इतनी सारी बर्तन पड़ी हैं और तू यहाँ बैठकर आराम कर रही है। जा आंगन में जाकर बर्तन धो। लेकिन भाभी, बाहर तो बहुत ठंड है, मैं किचन में ही बर्तन धो लेती हूँ। हमारे यहाँ की बहुएं आंगन में ही बैठकर बर्तन धोती हैं, समझी? आंगन में ठंड में बर्तन धोने की वजह से माया के हाथ सूज जाते हैं, जिससे माया को बहुत दर्द होता है। लेकिन इससे मोनिका और लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि गर्म पानी का इस्तेमाल तू नहीं करेगी,
और तू है कि इन कपड़ों को गर्म पानी से धो रही है। माँ जी, ठंडे पानी से काम करने की वजह से मेरे हाथों में सूजन आ गई है, इसीलिए मैं गर्म पानी से कपड़े धो रही हूँ। देखा माँ जी, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही जा रही है। मोनिका माया के बाल पकड़ती है और उसे जमीन पर धक्का दे देती है, जिससे माया के सर पर चोट लगती है और खून निकलने लगता है। लेकिन मोनिका और लक्ष्मी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और दिन ब दिन माया पर अत्याचार बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक दिन जब अभय काम से 2 दिन के लिए बाहर जाता है। माया, आज मेरा मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में पनीर नहीं है। जाकर बाहर से पनीर ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बहुत ठंड है और अभी न्यूज में दिखा रहे थे कि थोड़ी देर में बर्फ गिरने वाली है। ऐसे में बाहर जाना सही नहीं है। तो कौन सा तू बर्फ के नीचे दबकर मर जाएगी? यही पास में ही तो दुकान है, जाकर ले आ। बेचारी माया के घर के बाहर निकलते ही भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिससे सारे रोड में बर्फ जमा होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो चारों तरफ बर्फ जमा हो गई है और सारे रास्ते भी जाम हो गए हैं। अब मैं घर कैसे जाऊं ऐसे में? माँ जी, बाहर तो बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, ऊपर से ये भी अभी तक नहीं आई। यहीं किसी दुकान में बैठी होगी, थोड़ी देर में बर्फ गिरना बंद हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगी। जाकर मेरे लिए खाना बना दे। लेकिन माँ जी, किचन में तो गैस ही नहीं है, अब हम लोग खाना कैसे खाएंगे? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। हम लोग चूल्हे पर खाना बना लेंगे। जब ये चूल्हे पर खाना बना सकती है तो हम क्यों नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों सास बहू आंगन में जाती हैं और चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों से ही चूल्हा नहीं जल पाता, जिससे अब दोनों को ही भूखा रहना पड़ता है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। माँ जी, अब हम लोग क्या करें? पूरा एक दिन गुजर चुका है और हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। ऊपर से माया का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं ये कहाँ रह गई। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मुझे तो इसकी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ बहू, मुझे भी इसकी फिक्र हो रही है, ना जाने कैसी होगी। माया आधी अधूरी बर्फ में दबी बेहोश होती है कि तभी उसी रास्ते से अभय गाड़ी लेकर गुजरता है। अभय की नजर जैसे ही माया पर पड़ती है, अभय फौरन माया को उठाते हैं और उसे घर लेकर आ जाता है, जहां डॉक्टर लगातार 2 दिन तक माया का इलाज करता है। इन 2 दिनों में मोनिका और लक्ष्मी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भगवान से माया के लिए प्रार्थना करते हैं। 2 दिन बाद माया को होश आ जाता है। आज तक मैंने आप लोगों की सारी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब नहीं। मैं और माया अब इस घर में 1 मिनट और नहीं रुकेंगे। माया, अभय, तुम दोनों हमें माफ कर दो। हमने जो भी माया के साथ किया उसका एहसास हमें 2 दिनों में हो गया है। हमने माया को इतने दुख दर्द तकलीफ दी, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारे लिए कितना किया। माया बहू, भगवान के लिए हमें माफ कर दे। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप और भाभी मुझसे बड़ी हैं, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, अपनों से कैसी नाराजगी। माया बिना कुछ कहे अपनी जेठानी और सास को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू मिलकर माया का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे बहुत प्यार देते हैं। देख कृतिका, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी शादी होने से पहले मैं यही चाहूंगी कि तू अपनी सोच बदलकर ऐसे घर में शादी कर जहाँ तुझे अच्छा परिवार मिल जाए और तू वहाँ खुशी से रहे। कैसी बातें कर रही है रूपाली? तुझे पता है ना, बचपन से ही गरीबी झेलती आ रही हूँ, लेकिन अब मुझसे ये गरीबी और झेली नहीं जाती। मैं और गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं अमीर घर में शादी करना चाहती हूँ। देख, तू मेरी सहेली है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, वरना तेरा जो दिल करे तो वो कर। तो चिंता मत कर, राहुल की माँ बहुत अमीर है और वो भी खुद अपनी माँ का बिजनेस ही संभाल रहा है। वहां पर मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इतने अमीर परिवार में जाऊंगी, भला किसी चीज की कमी हो सकती है क्या मुझे? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तू अपनी जिंदगी में आगे खुश ही रहना। रूपाली ऐसा कहने के बाद मंडप में बैठती है और अपनी पति के साथ शादी करके उसके साथ 7 फेरे लेती है और अपनी ससुराल के लिए विदा हो जाती है। रूपाली की शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद कृतिका की भी शादी हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ शादी करके अपने अमीर ससुराल में आ जाती है। अरे वाह, मेरा अमीर ससुराल तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इतने बड़े घर में रहने वाली हूँ मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ, वैसे भी अब तुम इस घर की बहू तो बन ही चुकी हो। मालिनी ऐसा कहकर कृतिका को घर के अंदर बुला लेती है। तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ही कर रही हूँ। क्या हुआ माँ जी, आपको कहीं जाना है क्या? देखो, मुझे माँ जी मत कहना,
मैं तो मॉम या फिर मेरा नाम लेकर ही मुझे पुकार सकती हो तुम। वैसे ये सुप्रिया है, हमारे घर की सबसे खास नौकरानी। हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां इसी के सर पर हैं। ये तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी, क्योंकि अभी मुझे एक किटी पार्टी के लिए जाना है। मालिनी ऐसा कहकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल जाती है, जहां कृतिका का गृह प्रवेश भी सही से नहीं होता। तो वहां रूपाली अपने गरीब ससुराल में सभी जिम्मेदारियों को समझकर चल रही होती है। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है, जिसके चलते उसके साथ दुर्गेश्वरी उसे आराम करने के लिए कहती है। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है, ठंड में ज्यादा पानी का काम मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझती ही नहीं हो। अब देखो, तुम्हें बुखार चढ़ गया ना। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा सा बुखार ही तो है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वैसे माँ जी, मैं ये कह रही थी कि घर में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं और राजीव जी को कोई काम नहीं मिल रहा। क्यों ना मैं कहीं नौकरी ढूंढ लूं? नहीं बहू, तू बाहर काम करने नहीं जाएगी। अरे तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी जैसी है। मैं तेरे काम करने की नौबत आने ही नहीं दूंगी। मैं खुद कहीं काम करके इस घर की परेशानियों को देख लूंगी। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपनी बहू को आराम करने देती है और खुद घर के सारे काम करती है। इसके बाद वो अपने लिए काम ढूंढने निकल जाती है। इसी के चलते उसे एक अमीर घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर ससुराल में कृतिका पूरे घर में अकेली यहाँ से वहां घूमती रहती है। इस पूरे घर में कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। ऊपर से मेरी सास को आज ही के दिन किटी पार्टी में जाना था। कृतिका ऐसे बोर ही हो रही थी, जिसके चलते वो थोड़ी देर टीवी देखकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो सोने की कोशिश करती है। गृह प्रवेश के समय मेरी सास अपनी किटी पार्टी में चली गई और सुहागरात के समय मेरा पति बिजनेस मीटिंग के लिए चला गया। इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है? कृतिका ऐसा ही सोच सोच कर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, कृतिका अपनी पहली रसोई के लिए उठती है। अरे सुबह के 7 बजे हैं, मुझे तो जल्दी उठना चाहिए था। आज मुझे रसोई की रस्म में सबके लिए कुछ अच्छा बनाना जो है। कृतिका रसोई में जाती है और अपनी सास और अपने पति के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वो गाजर का हलवा, मिक्स वेज की सब्जी, शाही पनीर और पूरियां बनाकर रख देती है, जिसे वो नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। माँ जी और ऋषभ जी ये नाश्ता करके बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे नेक भी देंगे। कृतिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी वहां पर सुप्रिया आती है और नाश्ते की टेबल पर इतना सारा खाना देखकर कृतिका से कहती है, दीदी मुझे माफ कीजिए, मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। ऋषभ साहब सुबह ही थोड़ी देर के लिए आए थे और वापस एक बहुत ही बड़ी मीटिंग के लिए विदेश गए हैं, और मालिनी मैडम कल किटी पार्टी से ही गोवा की ट्रिप पर निकल गई हैं। मेरी सास गोवा की ट्रिप के लिए निकल गई हैं? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। और मेरा पति, उसने तो मुझे शादी के बाद अभी तक मुंह ही नहीं दिखाया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। सुप्रिया दीदी एक काम करो, ये सारा खाना फेंक दो। आपकी इजाजत हो तो मैं ये सारा खाना गरीबों में बंटवा दूं। जो करना ही करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सारा खाना यहाँ से हटा दो। कृतिका को बहुत बुरा लगता है। वहीं सुप्रिया वो सारा खाना पैक करके एक मंदिर के पास गरीब लोगों में बांटने लगती है। उस लाइन में राजीव भी होता है। वो अपना सारा खाना पैक करके घर ले आता है। रूपाली देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कितना बढ़िया बढ़िया खाना है। एक औरत ये सारा खाना बांट रही थी। ये अमीर लोग भी ना इतना खाना बनवा लेते हैं जो इनसे खाया भी नहीं जाता। राजीव कृतिका बहुत प्यार से वो खाना खाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गेश्वरी अपनी मालकिन के घर पर काम कर रही होती है। तभी मालकिन की बहू श्वेता अपना लहंगा लाकर अपनी सास को दिखाती है। माँ जी देखो ना, मेरा लहंगा चूही ने कुतर दिया है। कितना सुंदर और प्यारा लहंगा था, अब मैं इसका क्या करूं? करना क्या है बहू, कूड़े में फेंकवा दे। जा दुर्गेश्वरी, ये लहंगा कूड़े में फेंक दे, अब ये बेकार हो गया है। वो लहंगा बहुत सुंदर और बिल्कुल नया था। दुर्गेश्वरी उसे देखकर अपनी मालकिन से कहती है, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं ये लहंगा रख सकती हूँ इसे फेंकने की जगह? मेरे लिए तो ये कूड़ा कचरा ही है, तुम्हें लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गेश्वरी बहुत खुश होती है और वो उस लहंगे को अपने घर ले आती है, जहां वो अपनी सिलाई की मशीन रखकर उस जगह को अच्छे से सी देती है जहां से चूहे ने उसे कुतर रखा होता है। अच्छा हुआ जो मैंने लहंगा फेंका नहीं, ये तो बहुत ही कीमती लहंगा है। अभी तक मैंने अपनी बहू को कुछ भी नहीं दिया, आज मैं ये लहंगा उसे ही दूंगी। दुर्गेश्वरी उस लहंगे को अपनी बहू को देने के लिए उसके पास जाती है और उसे देते हुए कहती है, बहू मैंने तुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं है। एक नेक के तौर पर मैं आज तुझे ये लहंगा देती हूँ, बता कैसा लगा तुझे? रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है।
मेरे लिए इतना किया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी। रूपाली अपने गरीब परिवार में बहुत खुशी से रह रही थी, तो वहीं सुप्रिया की सास अपनी एक किटी पार्टी में अपनी सहेलियों से बात कर ही रही होती है, जहां पर बहू का टॉपिक छिड़ जाता है। जब से मेरी नई बहू आई है, मैं किटी पार्टी में थोड़ा कम आती हूँ। अरे वो इतनी प्यारी है ना, छोटी छोटी बातों पर मेरा ख्याल रखती है। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। अरे मेरे साथ शॉपिंग पर आती है, मेरा ख्याल रखती है। अभी कुछ दिनों से वो बीमार है। कल मैं किटी पार्टी में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं उसकी देखरेख कर रही थी, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है। मालिनी, तुम्हारे घर भी तो बहू आई है, तुम नहीं बताओगी अपनी बहू के बारे में? मैंने तो अभी तक अपनी बहू को जरा भी टाइम नहीं दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहू का स्वभाव कैसा है, उसे अपनी सास से क्या क्या उम्मीदें होंगी। मैंने उसे जरा भी प्यार नहीं किया। एक सास होने के नाते मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। मालिनी उसी वक्त किटी पार्टी से उठती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाने से पहले वो अपनी बहू के लिए कुछ तोहफे भी खरीद लेती है। तभी घर पहुंचकर, कृतिका, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें अभी तक एक सास के होते जरा भी प्यार नहीं किया और एक भी नेक नहीं दिया, इसलिए ये सारे तोहफे तुम्हारे लिए हैं। और हाँ, आज मैं तुम्हारे हाथों का खाना भी जरूर खाना चाहूंगी। अचानक से जिस प्यार के लिए कृतिका बड़े से घर में तड़प रही थी, वो उसकी सास उसे दे देती है। कृतिका बहुत ही प्यार से अपनी सास के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद मालिनी अब अपनी बहू कृतिका के साथ काफी समय बिताती है और एक सास नहीं बल्कि सहेली की तरह रहने लगती है। तो ऐसी थी एक गरीब सास और अमीर सास की नेक की कहानी।